नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हमारे साथ राजस्थान विधानसभा में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की झाड़ोल विधानसभा के विधायक बाबूलाल खराड़ी है। न्यूज़ 24 पर हम लगातार राजस्थान के विधायकों से राजस्थान और देश की जनता को परिचित कराने का सिलसिला बनाए हुए हैं। झाड़ोल के विधायक तीसरी बार विधायक हैं इस वक्त राजस्थान विधानसभा में और 2023 के चुनाव में क्या वो चौथी बार विधायक बन पाएंगे? इसी सवाल के साथ बाबूलाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। बाबूलाल खराड़ी जी, 2023 की कितनी तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, तैयारी तो पार्टी के लिए कर ही रहे हैं। जितना हम लोग सब मिलकर के पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारी समिति बना करके और बूथ जीतने का हमने संकल्प ले रखा है। वो संकल्प पूरा होगा अगर आपको टिकट मिलती है। 5 बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, छठी बार बीजेपी टिकट आपको देगी? मैम, हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम केवल संगठन का काम करते हैं। टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो विषय हमारा नहीं है। वो विषय संगठन का है। हम केवल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीदवार कोई भी होगा, हम कमल के फूल को जिताएंगे। तो जिस तरह से राजस्थान के दूसरे हिस्सों में 41 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद जिस तरह के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, कम से कम आपकी विधानसभा में बीजेपी को संतुष्ट होना चाहिए कि आपकी भला आपको दे या किसी और को दे, टिकट किसी को भी मिले, आप पार्टी के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। तो ये जो भावना है बाबूलाल जी, ये भावना आप में कहाँ से आई? क्योंकि ज़्यादातर विधायक जिनको टिकट नहीं मिला है या जो उम्मीदवार जो मान रहे थे कि इस बार टिकट उनका पक्का है, उन्हें नहीं मिला और उस जिस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो तो एकदम अलग है। मैम, मैं संस्कारित कार्यकर्ता हूँ। संघ की शाखा में मुझे जो संस्कार मिला है, हमारे लिए राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारत माता को ताकतवर बनाना और पुनः उसको विश्व गुरु पर पहुंचाना। ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए ये तय नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। संघ की शाखा से मुझे जो संस्कार मिला है, उसके कारण से मैं यहाँ इस प्रकार से काम कर रहा हूँ। जी, तो संघ की शाखा से यहाँ तक विचारधारा से जुड़कर आपको 5 बार टिकट मिला, 3 बार आप विधायक बने। आप अपने काम को कैसे देखते हैं बाबूलाल जी? कितना नंबर आप खुद देते हैं अपने काम को? देखिए, मैं मेरे नंबर खुद दे नहीं सकता हूँ। मेरे को जो नंबर देना है तो जनता जनार्दन देगी। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जनता की जो समस्या है, मुझे लगता है कि ये वास्तव में समस्या है। उस समस्या को मैं जब-जब मुझे मौका मिला, तो विधानसभा के फ्लोर पर उस विषय को मैंने रखा होगा। और सत्ता में मैं 2003 से 8 तक मैं सत्ता में था। जनता की जो माँग थी, जिस प्रकार की उनका लगता था कि ये काम होना चाहिए, तो सरकार में रह कर के हमने वो अपेक्षा जनता की पूरी की है। उसमें सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारे मुद्दों को लेकर के हमने जनता तक पहुँचाने का काम किया है। विपक्ष के सामने भी हमने पुरज़ोर तरीके से जनता की पैरवी की, जिसके कारण से सरकार कोई भी रही हो, हम चाहे विपक्ष में रहे होंगे, लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा कि हम काम करें। तो आपने पिछले 5 साल में कौन-कौन से काम कराए, जिसकी वजह से जनता आपको वापस चुने? देखिए मैम, मैंने पिछली बार मैं ये 3 टर्म का आपको एक साथ बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ज एमएलए बना तब इस झाड़ोल क्षेत्र की स्थिति बड़ी खराब थी। सड़कें नहीं थी और पानी की तो आप क्या कह सकते हैं, मतलब दूर-दराज के एरिया में जाना मुश्किल होता था। लोग अपने लोगों को भी बीमार होते थे तो उनको झोले में तोल करके वो लाते थे, ऐसी स्थिति थी। ये तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना को लॉन्च किया, कानून बना करके सड़क पहुँचाने के गाँवों को जोड़ने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी कई सड़कें ऐसी थी जो नहीं थी। मैं आपको बताऊँगा, मैं ओगना से लगा करके फलासिया एक एरिया है जो बहुत बैकवर्ड एरिया है।
जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो जब मैं चुनाव के दौरे में गया, तो मुझे जब उस सड़क से निकल करके मैं वापस घर पे आता और मेरी कमीज को झटकता, तो कम से कम 250 में धूला गिरता था। मैंने लोगों से वादा किया कि भैया, आप अगर मुझे समर्थन करते हो, मुझे जिताते हो, तो मैं प्रयास करूंगा, इस सड़क को बनाऊंगा। और मेरे जीतने के बाद मैंने प्रयास किया और सड़क को डामर करके आज बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जाडोल और कोटड़ा में कोई भी गांव ऐसा नहीं हो जो डामर से वंचित होगा, लेकिन है, जिसके पीछे कारण ये है कि ये फॉरेस्ट विभाग है। जो फॉरेस्ट में जो गांव आ रहे हैं, गांव तो बरसों से राजस्व गांव है, लेकिन कानून बनने के बाद में वहाँ इस प्रकार का उन्होंने एक अडंगा लगा दिया कि भाई फॉरेस्ट में सड़क नहीं जाएगी, बिजली नहीं जाएगी। तो ऐसे गांव हैं हमारे, मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ। लोहारी है, उमरिया एक ग्राम पंचायत है, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत है। बेड़ादर एक ग्राम पंचायत जो पूरी की पूरी ग्राम पंचायत है। महद के कुछ गांव हैं जो फॉरेस्ट अपने गांव बिजली सड़क से वंचित हैं, बिजली से भी वंचित है। अपना लोहारी गांव है जो पूरा का पूरा गांव ऐसा है। इसी के बाद में जाडोल में हम देखेंगे, जाडोल फलासिया में, तो अपना माल और सरवण, ये गांव ऐसे हैं। सरवण में तो थोड़े सड़क गई है लोगों के आंदोलन और इसकी वजह से, बाकी ठेठ तक सड़क गई नहीं है। और इस प्रकार के और भी गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हुए, बाकी सारे के सारे गांव डामर से जुड़े हैं। हमने प्रयास करके, मैंने जाडोल में जीएसएस 132 केवी जीएसएस नहीं था, और जिसके कारण से बिजली की समस्या रहती थी। उस समस्या के लिए मैं सत्ता में था, तो वहां पे 132 केवी का जीएसएस की हमने मांग की और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और वो जीएसएस बन गया। कोटड़ा में 132 केवी का जीएसएस नहीं है। मैंने बार-बार सरकार के सामने कहा कि भाई कोटड़ा एक बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र है और बिखरी आबादी है, और वहाँ पर बिजली की 2 प्रकार की मार झेलता है। क्योंकि कोटड़ा जो में जो बिजली आती है वो जोधपुर डिस्कॉम से आती है, और कोटड़ा उदयपुर जिले में पड़ता है। अब बिजली जोधपुर डिस्कॉम से और कोटड़ा पड़ता है अजमेर डिस्कॉम से, और वो सिरोही होकर के सरूपगंज होकर आती है। तो वहाँ पर भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को पहले बिजली दें और उन लोगों को बाद में दें। तो वो अपनी पूर्ति करते हैं तो कटौती कर देते हैं, कटौती का ये समस्या रहती है। मैंने बार-बार आग्रह करने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने बजट 2000 में इन्होंने घोषणा की कि 132 केवी जीएसएस कोटड़ा में बनाएंगे। लेकिन तुष्टिकरण के कारण, क्योंकि मैं विधायक बीजेपी का होने के कारण से, उन्होंने घोषणा तो कर दी, जमीन ने एक बार कर ली, वहां बाउंड्री बना ली, लेकिन वो जीएसएस आज भी बना नहीं है, काम शुरू नहीं किया है। इस प्रकार से एक तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस चलती है वो ठीक नहीं है। तो हम लोग, मैंने रहते हुए लासिया में सीएससी बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये आप कभी इधर गाँवों में आकर देखें, जैसे आपके पास रिपोर्टिंग होगी, आपका नेटवर्क है, लेकिन गाँवों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अस्पताल दूर-दूर है नहीं, और अस्पताल हैं तो आबादी के हिसाब से उनको अस्पताल खोलने होते हैं, तो वो खोल नहीं पाते, और बहुत दूर-दूर से लोगों को आना पड़ता है। फिर भी हमने कोशिश करी कि फलासिया में सीएससी खुलवाई, कोडा में सीएससी खुलवाई, और प्रत्येक गांव में सब सेंटर हैं, लेकिन है उनमें रहने वाला कार्मिक नहीं है, जो पर्ची लिखने वाला, एएनएम कह सकते हैं, जीएनएम कह सकते हैं, वो नहीं है। पीएचसी सीएससी है, वहां पर डॉक्टर नहीं है। तो वो हम हॉस्पिटल को क्या करेंगे? तो लोगों की समस्या है। जी, सवाल ये उठता है बाबूलाल जी कि जब विपक्ष में रहते हुए काम करना मुश्किल होता है, सरकार का साथ नहीं मिलता है और इस वक्त कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत मिशन रिपीट में जुटे हुए हैं, तो जनता फिर आपको वोट क्यों देगी? क्योंकि उन्हें पता है विपक्ष में रह के आप इन 5 सालों में कोई खास काम नहीं करवा पाए। मैम, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अशोक गहलोत जी सरकार में आए, तब लोगों को आईना बताया था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का भला कर देंगे, किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे, और हम सत्ता में आए तो जो युवा जितने बेरोजगार हैं, उन युवाओं को या तो नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं दे पाए तो हम लोग उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपके सामने, हमारे सामने सब ये है। ये क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये है कि 4.5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी की लड़ाई में लड़ते रहे, और जनता के बीच में कभी गए नहीं, और जनता कभी सुनी नहीं। कोरोना जैसा काल, जिस काल में आपने देखा होगा जनता मर रही थी, बीमारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था,
और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आलीशान होटलों में ऐश आराम करते सारे एमएलए को लेकर के, और राजस्थान का सारा अमली जामा उनकी सुरक्षा में लगा हुआ था। और ये 6 महीनों में जिस प्रकार से ये घोषणाएँ कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के सामने जाके कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँगा, ये वादे करते हैं, ये जनता समझ चुकी है मैम। और जनता ये कहती है किस दिन चुनाव आएँगे और हम इस अशोक गहलोत को यहाँ से कुर्सी से बेदखल करें। आवाज़ नहीं आ रही मैम? आवाज़ नहीं आ रही है। बाबूलाल जी, विधानसभा, आपकी जो विधानसभा है, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, वो आपसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं आपके फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप अपने फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपसे सवाल पूछने का उन्हें एक मौका मिलता है, प्लस आपने क्या काम किया है इसका फीडबैक भी देते हैं। सवाल ये है, आपने कहा कि आपने बहुत सारे काम करवाए, कोरोना का प्रबंधन भी आपने बताया, लेकिन आपका जो इलाका है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, वो एक तो रिजर्व सीट है, प्लस उसका भौगोलिक जो स्थिति है, वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों से अलग है, आदिवासी बहुल है, और वहां पर जिस तरह से स्थानीय जो दूसरे छोटे राजनीतिक दल पनप रहे हैं और उनका जो जगह लोगों के दिलों में बन रही है, आपको चिंता देती है वो? देखिए मैम, छोटे जो राजनीतिक दल हैं, वो क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्र की जो डिमांड होती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भावनात्मक मुद्दे, उन मुद्दों को सामने करते हैं। आपने ना, हमने सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान का देखा है, बिहार का भी देखा है, यूपी का भी देखा है। कुछ लोग जिस प्रकार से लोगों को जातिगत अ मुद्दा लेकर के उनको भ्रमित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी अब पढ़ा लिखा है, समझता है, और इन क्षेत्रीय दलों से क्या मेरा भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है तो विचार करेगा कि कौन पार्टी सत्ता में आने के योग्य है, कौन सत्ता में आके काम कर सकती है, उस पार्टी को चुनेंगे, ऐसा सब लोगों का रुख है। हमने देखा घूम-घूम करके, जब जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अ, अपना आदिवासी पार्टी आ गई, पहले बीटीपी थी, फिर उसके बाद में ये पार्टी हो गई बाप, आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी। अब इनका कोई विचार है, इनका कोई लक्ष्य है, न कोई सिद्धांत है। जितने नेता उतने दल। तो इस प्रकार से लोगों को समझ में आया कि ये तो केवल राजनीति के लिए, राजनीति चमकाने के लिए और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इसलिए लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया ये ठीक नहीं है, और वो निश्चित रूप से उनको ठुकराएँगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और गाँव और गरीब की चिंता करती है, इसलिए वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तो जो दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, रोशन चौधरी हैं। रोशन चौधरी हमारे फेसबुक पर लिख रहे हैं कि बाबूलाल खराड़ी जिंदाबाद। बाबूलाल जी, आपको जो लोग देख रहे हैं आपके फेसबुक चैनल पर और हमारे न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर, उनका ये रिएक्शन है। लेकिन बाबूलाल जी, जहां हम चर्चा कर रहे थे, आपने भी बाबूलाल जी 2 शादियां की, आप जनप्रतिनिधि हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक तो ये थोड़ा स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस वातावरण परिवेश में आप बड़े हुए हैं, वहां इसे स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों को इस विषय में थोड़ी नई शुरुआत, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार शुरुआत करनी चाहिए, आप मानते हैं? देखिए मैम, हमारे जनजातीय समाज में बिखरी आबादी होती है और काम की अधिकता भी रहती है, और हमारे समाज में इस प्रकार कोई पाबंदी नहीं है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ऐसी परंपरा है तो कई लोग करते भी हैं। मेरा अब काम की अधिकता के कारण ये जो हुआ, तो अब सब में था तो हमने भी कर लिया। तो इसमें हमारे लोग कोई बुरा नहीं मानते मैम। लेकिन ये जो संविधान के अनुसार तो आदिवासी एक अलग परंपरा के साथ रहता है, और संविधान भी इसमें हमको छूट देता है कि भाई आदिवासी अपनी रीति रिवाज से रहता है, उसको रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। जैसे सिविल कोड की बात आपने कही थी, क्योंकि सिविल कोड में भी केंद्रीय नेतृत्व यही कह रहा है कि भाई आदिवासियों की परंपरा है, एक जीवन शैली है, और उनको जिस प्रकार से वो चाहते हैं वैसा रहे, सिविल कोड में उनको बाध्य नहीं करेंगे। तो बाबूलाल जी, आप जयपुर भी आते हैं, राजधानी में विधानसभा में भी बैठते हैं, आप बाकी विधायकों से भी मिलते हैं। आप
क्या मानते हैं कौन सी ज्यादा व्यवस्था सही है, आदिवासियों की जिसे आप जी रहे हैं या भारतीय कानून के हिसाब से ज्यादातर विधायक जो जी रहे हैं? आप कौन सी व्यवस्था को बेहतर समझते हैं? देखिए मैम, मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान की व्यवस्था है उसमें रहना चाहिए, लेकिन ये समाज अभी तक मुख्य धारा से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाया। जिस दिन जुड़ेगा उस दिन ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी। आज एजुकेशन जो जनरेशन आ रही है वो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि हम्म। शिक्षा के अभाव के कारण ये परंपरा चली तो कुछ लोग इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन हम संविधान में विश्वास करते हैं और ये उसी में चलेंगे। नहीं बाबूलाल जी, मुझे ईमानदारी से ये भी बताइए कि व्यवस्था कौन सी ज्यादा अच्छी है? वहां स्वतंत्रता है, अधिकार है, वहां पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। भारतीय संविधान आपको एक नियंत्रण में, सीमा में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखता है। तो जो आदिवासी जीवन जो आप जी रहे हैं, आपके आसपास का समाज जी रहा है, आप उसे बेहतर मानते हैं सामाजिक परिवेश के लिहाज से भी, या फिर जो संविधान के तहत व्यवस्था की गई है वो ज्यादा सही है? देखिए मैम, आजादी, उतनी आजादी भी ठीक नहीं है कि मैं चाहे जो बोल लूं, क्योंकि एक हमारी मर्यादा होती है, एक हमारी सीमाएं होती है और एक हमारा राष्ट्र है। और हम राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं, कितनी हमारी देशभक्ति है। अगर हमें इतनी आजादी मिल जाए कि मैं देश के लिए भी कुछ बोलूंगा तो वो तो ठीक नहीं है मैम। मैं को मुझे आजादी है तो मैं चाहे किसी को गाली भी दे दूं, वो तो ठीक नहीं है। उस दायरे में तो हमको रहना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो सामाजिक ताना-बाना आदिवासियों ने अपने हिसाब से बुना है, समय अब आ गया है उसे बदलने की ज़रूरत है। आप मानते हैं जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते? बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को आखिरकार हमारे, मान लीजिए हम चाहे जो कर ले वो संभव नहीं है। जिस प्रकार की गालियाँ दो वो भी संभव नहीं है। हमें कानून के दायरे में रह करके अपनी जिस प्रकार की कार्यशैली है, रहन-सहन है, उसको हम फ़ॉलो करें। लेकिन हम देश के जी। कानून को हम माने, पहली बात ये है। हुँ। झाड़ोल विधानसभा के लोग आपसे क्या चाहते हैं बतौर विधायक? लोग आपके पास आते हैं अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर, सिफ़ारिशों को लेकर, तो वहाँ की बुनियादी जो जनता की माँग है, वो क्या है? देखिए मैम, जनता की माँग तो ये है कि अभी तक जो गाँव बिजली से वंचित है, हुँ। जो गाँव शुद्ध पेयजल से वंचित है, कहीं सड़कें नहीं गई है, चिकित्सा सुविधा नहीं है। दूसरा ये है कि जहाँ पर शिक्षा को लेकर अपन बात करें, तो स्कूलें तो हर गाँव में हैं, पहले नहीं थी। ये भैरू सिंह जी ने स्कूलें खोलने का काम किया और उसके बाद में वसुंधरा जी ने प्रत्येक गाँव में स्कूल खोल करके और प्रत्येक पंचायत में सीनियर स्कूल 10वीं स्कूल खोलने का काम किया था। तो स्कूलें तो हो गई, लेकिन मैन पावर जो होना चाहिए वो नहीं है मैम। कारण ये है कि उस स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है, तो बच्चे जाकर के क्या करेंगे? तो हुँ। जितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं, वो सरकारों को भरना चाहिए। और जहाँ तक बिजली की बात मैं कहूँ आपको, आज भी ऐसे फले-वैसे गाँव हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना बना करके पहली बार गुजरात में तो बहुत अच्छे सारे गाँव जुड़ गए, लेकिन राजस्थान में नहीं थे। और प्रधानमंत्री जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उनको एक अनुभव था कि जनजाति आज भी वंचित है, तो उन्होंने योजना बना कर के बिजली पहुँचाने का काम किया। खंभे भी ले जाना, खड्डे खोदना, लाइन खींचना, मीटर लगा के देने का काम किया। उसके बाद में भी ठेकेदारों की लापरवाही रही। जिस गति से काम होना चाहिए वो गति से काम नहीं हुआ, योजना बंद हो गई। आज भी काफ़ी फले और काफ़ी गाँव अपने ढाणियाँ हैं, वो वंचित है। तो उन लोगों की माँग है कि भई हमको भी बिजली मिलनी चाहिए। शुद्ध पेयजल की बात करें मैम, तो केंद्र सरकार ने जल शक्ति मिशन के अंदर घर घर नल योजना, इस प्रकार की योजना बना करके गाँव और गरीब को शुद्ध पेयजल और उपलब्ध कराने के लिए, शुद्ध पानी पिलाने के लिए योजना बनाई थी। 2022 में केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया। राज्य सरकार ने अब तक उस पैसे को लेके बैठे रहे, अब तक काम शुरू नहीं किया है। अब उन्होंने कुछ सैंक्शनें जारी की है, तो अब तो ये जो आचार संहिता लगी, अब क्या होगा? तो लोगों की समस्या है कि भई हमको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, अच्छी हमको शिक्षा मिलनी चाहिए तो और हमको ये तो चिकित्सा सुविधा सब मिलनी वो चाहिए। बातें बता रहे हैं आप, एकदम बुनियादी बातें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, यानी कि बुनियादी
मुद्दों से ही ऊपर नहीं उठ पाया है आपका विधानसभा क्षेत्र, जनजाति समाज का ये जो इलाका है पूरा का पूरा। रोशन चौधरी हैं, वो बोल रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था बाबूलाल जी। पंकज तेली हैं, उनका कहना है कि जाडोली विधानसभा से इस बार कोई जीत सकता है तो हिम्मत जी वकील साहब हैं। ये वकील साहब आपको चैलेंज दे रहे हैं क्या? देखिए वो कार्यकर्ता है, चैलेंज तो नहीं दे रहे हैं, वो दावेदारी कर सकते हैं। दावेदारी करना दावेदारी करना सबका अधिकार बनता है। अगर पार्टी तय करेगी तो सब मिल करके जिसको भी टिकट मिलेगा उसको देना काम करेंगे। आपका टिकट अगर कटता है तो क्या कारण होगा जिसकी वजह से आपको पार्टी नहीं चुनेगी? आप, क्योंकि आदमी दोनों पक्ष सोचता है, मुझे मिलेगा तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। आपने भी आकलन किया है? आवाज आवाज कट रही है। मैंने कहा कि आपने भी आकलन किया है कि आपको अगर मिलता है तो क्यों मिलेगा टिकट, क्योंकि 5 बार जिसको दे चुकी है, छठी बार दे या फिर नए फेस को ट्राई करें। वैसे भी बीजेपी नए चेहरों को लाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। तो मेरा ये सवाल था कि आपके इलाके में आपको अगर बीजेपी टिकट दे तो क्यों, और अगर टिकट काटे तो क्यों? आपने आकलन किया है दोनों सवालों का? देखिए मैं इस सवाल का आपको जवाब इस बात को लेकर के दूंगा कि मैंने जीवन भर जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करने का काम किया है। और जिस प्रकार से जनता के बीच में जब जरूरत पड़ती है उनके बीच में जाके रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं कोई चुनाव ही लड़ूं, ये कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मौत मरण में जाता हूँ। और उसके बाद में विधानसभा की फ्लोर पर आप कार्रवाई देखेंगे तो हर सत्र में जब जब भी मौका आया, जनता की जितनी आवश्यकता लगती है, जितनी जिस प्रकार की समस्या, उन समस्या को रखने का प्रयास किया। और आपने देखा होगा इस 22 में 2023 के इस चुनाव में अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, इन्हीं बुनियादी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि कोई बड़ा सपना आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिखा रहे हैं? आवाज कट रही है मैम। बाबूलाल जी, मैंने कहा कि इस चुनाव में, 2023 के इस चुनाव में आप जनता के बीच यही बिजली पानी की समस्या का समाधान लेकर जा रहे हैं, या कोई और बड़ा सपना दिखा रहे हैं अपनी विधानसभा के लोगों को? आवाज कट रही है मैम आज। बाबूलाल जी, मेरा सवाल ये है, आपको आवाज आ रही है? आ रही आ रही। बाबूलाल जी, मेरा सवाल ये है कि अब आप 2023 के इस चुनाव में झाड़ोल की जनता को क्या सपना दिखा रहे हैं? देखिए सपने दिखाने का काम हमारा नहीं है। हम जितना काम कर सकते हैं उतना हम बोलते हैं, कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं है। जनता की जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, वो सुविधा हम सब लोगों को मिल करके पूरी करनी चाहिए, ये हमारा विचार रहता है हमेशा, और ये करेंगे हम लोग। बड़ा सपना हम कोई दिखाते नहीं, जनता की जैसी आवश्यकता लगती है उसको पूरा करेंगे हम लोग। आपने कहा कि मेरा मकसद सेवा करना है। आप मकसद राजनीति में क्यों आए थे बाबूलाल जी? शुरुआत कैसे हुई राजनीति में आने की? देखिए मैम, मैं राजनीति में वैसे तो काम करने की रुचि थी नहीं। मैं पंचायत समिति में संविदा पर अध्यापक था, और संघ का मुझे मेरे को दायित्व था तहसील कार्यवाह का। और संगठन की मंशा थी कि भाई इनको राजनीति भेजना है तो संघ के कार्य से मुक्त करके, और 1987 मुझे राजनीति में भेजा गया। और राजनीति में भेजा गया तो जिस क्षेत्र में भेजा उस क्षेत्र में काम करना है, तो हमने काम करना प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया तो जिस प्रकार के लोगों के बीच में समस्या थी, उन समस्याओं को उठाना, उनके बीच में रहना, उनके बीच में घुल मिल करके काम करना, उनकी समस्या को जिस फ्लोर पर रखना उस फ्लोर पर रखना, ऐसे करते करते हम राजनीति में आगे। राजनीति में आने के बाद भी राजनीति में आने के जो लक्षण होते हैं वो आप पर नजर नहीं आ रहे। आपका साधारण, आपकी जो जीवन शैली है वो बताती है कि आप उन जो व्यसन है राजनीति के, दरअसल जो राजनीति में आने के बाद लोग जो है वो अपना घर भरने की जुगत में लग जाते हैं। आप उससे कैसे अछूते रहे? मैम ऐसा है कि हम लोग राजनीति को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैंने पहले कहा हमारा एक लक्ष्य है।
हमारा एक अभियान है, उस अभियान को हम पूरा करना चाहते हैं और उसी के लिए आते हैं। और जो संस्कार मिला उसके कारण से हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो केवल सेवा के भाव से राजनीति में आए और उसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप देख लीजिए, अटल अडवाणी जी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं को मैं ऐसे गिना, और कई लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन जीवन भर उन्होंने खून की एक एक बूंद रही तब तक इस देश के लिए काम करते रहे। तो हम में वो विचार है मैम, तो इसलिए हम लोग तो ये करना चाहते हैं। मेरे में अब कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं किया वो अलग विषय, कुछ करना होता तो बाकी लोगों का है। राजनीति कई लोगों ने एक व्यवसाय समझ लिया, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं जाऊंगा राजनीति में, मैं पैसा कमा लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो तो इस तो प्रकार की है। आप उससे इसलिए बचे रहे कि आपके इलाके में कुछ इस तरह की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है पैसा कमाने की, या आपने सोचा नहीं? देखिए संभावना तो कहाँ नहीं हो सकती, संभावना तो हर जगह है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना इसलिए नहीं किया, इसका तो कोई बाकी आगे जवाब नहीं है, सवाल नहीं है। लेकिन बाबूलाल जी, आपको चिंता नहीं होती? आज की तारीख में चुनाव बिना धन बल के जीता नहीं जाता है। देखिए मैम, मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ, वैसे मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ 2000 में। 95 में पहला चुनाव लड़ा हूँ जिला जिला परिषद का, क्योंकि महिला प्रधान थी तो मुझे जिला परिषद का लड़ाया था। आज तक मेरी जेब से 1 रुपया भी चुनाव में खर्च नहीं हुआ है, और मेरी सिक्योरिटी राशि भी मेरा कार्यकर्ता जमा कराता है, और जनता का मुझे आशीर्वाद इतना मिलता है कि जनता आज तक मेरे सामने आकर के ये नहीं कहते कि भाई साहब आपके दारू के पैसे दो कि मुझे चुनाव लड़े तो पैसे दो, ऐसा कहती भी नहीं है, और खुले मन से समर्थन करते हैं। लेकिन विधानसभा में तो आप, जहां दारू का आपने जिक्र किया है, तो विधानसभा में आपने आदिवासियों को लेकर इस मुद्दे पर एक सवाल उठाया था, जिसमें कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं उनको जो ड्रिंक है वो उनकी जीवनचर्या का हिस्सा है। आपको ध्यान है? आवाज कट रही है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने विधानसभा तक में पैरवी की है कि ड्रिंक तो आदिवासियों के जीवन का हिस्सा है, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर आती है तो पुलिस प्रशासन थोड़ा रियायत दे इस मुद्दे पर। अ, मैम, मैं इस विषय पे मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी परंपरा से जंगलों में रहता है, और उनके पास में कोई शौक मौज के कोई साधन नहीं है, न टीवी है न कोई पिक्चर टॉकीज है। वो शाम को काम करके थका मांदा, आदत में नहीं है लेकिन अपनी थकान मिटाने के लिए पीने की आदत होती है, वो पीता है। और इसलिए वो स्वयं अपने महू की दारू अपने हाथ से निकाल करके पीता, कहीं से लाता भी नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। और पैसा नहीं है, जब मैंने ये इस विषय को इसलिए उठाया था कि यहाँ पर 1 बोतल, 2 बोतल, 5 बोतल दारू निकालते हैं, और वो अपने घर के लिए निकालते हैं। पुलिस वाले जा करके उनके वहां से वो बोतल भी ले जाते हैं, उनको थाने ले जाते हैं और कोर्ट कचहरियों में उनको धकेल देते हैं। इस प्रकार से एक व्यवस्था उनको तंग करती है। इसके कारण से मैंने कहा कि भाई आदिवासियों की परंपरा है, वो पीता है, वो ये मैंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं समर्थक भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी परंपरा है तो उनको तंग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र वो जीना चाहता है। उसको इस तरह से तंग करोगे तो वो परेशान हो जाएगा, गरीब है, और गरीब आदमी जिस प्रकार से परेशान होगा तो कहीं न कहीं उसके मन में विस्फोट होगा तो कहीं आक्रोशित होकर कुछ और रास्ता तय करेगा, ऐसा तो मेरा कहना है। बाबूलाल जी, पुलिस तो अपना काम कर रही है। जब पुलिस अपना काम कर रही है तो आप उसे परेशानी क्यों बता रहे हैं कि पुलिस परेशान कर रही है? मैम, परेशान करने का मतलब ये है कि आदिवासी की परंपरा, और वो अगर मान लीजिए थका-माँदा दारू पीने के लिए वो निकलता है और उसको जाकर के कोर्ट में बंद कर देंगे, थाने में बंद कर देंगे, और वो जीवन भर वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा, तो उनके सामने तो एक परेशानी खड़ी हो गई। और जीवन भर क्योंकि मुकदमों का आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुकदमे अभी तक कभी खत्म होते ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने कहा, भैरू सिंह जी शेखावत ने, मैंने उसका उदाहरण दिया है। भैरू सिंह शेखावत ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा भाई आदिवासियों की एक परंपरा है, ये रिवाज है, तो उन लोगों के लिए 5 बोतल तक की छूट होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र जीता है, उसको दखल नहीं किया जाता है, इसको परेशान नहीं किया जाना है। इस प्रकार तो ये मैंने उदाहरण भी दिया है। कानून अपना काम करे वो ठीक है, लेकिन कानून जो जितना दारू जहरी होकर के जाता है, बड़े-बड़े लोग तस्कर हैं।
और वो तस्करी करते हैं, उनको वो रोकते नहीं हैं, क्योंकि उनसे अपना कहीं न कहीं कोई संबंध होता है। अब वो बात मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, किसके कारण से उनको नहीं रोकते हैं। एक बोतल दारू किसके घर में पीने के लिए रखी है, उसको जाकर के थाने में बंद कर दोगे, कोर्ट कचहरी में भेज दो धकेल दोगे, तो ये तो ठीक नहीं। ये बात इस मेरा कहने का मतलब ये था। तो ये जो पुलिस का नेटवर्क है जिस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, बड़ी मछली पे कभी पुलिस, प्रशासन, सरकारें हाथ नहीं डालती हैं, लेकिन आप तो जनप्रतिनिधि हैं उस इलाके के। आपकी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कानून व्यवस्था से जुड़े हुए पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के लोगों के जो गलत मंसूबे हैं, उनको सामने लेकर आएँ या फिर आपकी भी राजनीतिक मजबूरी है? मेरी राजनीतिक मजबूरी कोई नहीं है। मेरी राजनीतिक मजबूरी कोई नहीं है। मैंने खुले मन से पुलिस प्रशासन का भी विधानसभा में विरोध किया है। खुले मन से मैंने उनकी जो व्यवस्था उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्नवाचक खड़ा किया है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक बच्ची को जाँच के बहाने बुलाया परिवार को, गुजरात ले गए, घुमा-घुमा के लाए और ला करके और रात को 3 बजे वो घर जाना चाहता था। एक कांस्टेबल ने कहा कि नहीं थाने प चौकी पे चलो, चौकी पे ले जाके उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मैंने भी सही उठाया और उस व्यक्ति पर कार्रवाई कुछ आज तक नहीं हुई, सरकार ने नहीं की। और एक बच्ची जूड़ा ग्राम पंचायत में एक जाति विशेष का लड़का उठा के ले जाता है और कहता है कि भई कहती है कि भई वो तो मर्ज़ी से गई। मैंने कहा एक बार लेके आओ, मैंने खुद ने विधानसभा उठाया। और जब उसको लेके आए तो उससे पहले उसकी माता ने पॉइज़न खा करके उसकी डेथ हो गई और जब बच्ची लेके आए तो बच्ची ने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती ले गया। तो ये विषय मैंने बार-बार उठाया, हर चीज़ का उठाया। जी, बाबूलाल जी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं राजस्थान के लोग उसमें निर्मल मीणा है, उनका कहना है कि हेमंत जी इस बार आने चाहिए बीजेपी से, वो अच्छे हैं। मोहन मीणा है, वो भी हेमंत जी की पैरवी कर रहे हैं। ये जो तमाम लोग आपके विधानसभा क्षेत्र के हमें देख रहे हैं, उनके रिएक्शन है। लेकिन मैं इसी हुँ, मुद्दे पर जिसकी तरफ आपने इस वक्त इशारा किया है, महिलाओं की, कानून व्यवस्था की, युवाओं की जो परेशानी आपके विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त है और आज नहीं है, सालों से, दशकों से है, इससे पार कैसे पाई जाए? क्योंकि आप इतने लंबे समय से यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आपने कुछ सोचा है कि इनको बाहर कैसे निकालें इन परेशानियों से? मैं एक बार वापस रिपीट करें पे एक बार वापस मेरा रिपीट ये करें, मैं सवाल स्पष्ट है बोलूँगा। बाबूलाल जी कि इस विषम परिस्थितियों से वहां की महिलाओं को, बच्चियों को, युवाओं को बाहर निकालने का कोई रास्ता आपने सोचा है? कैसे निकालें? क्योंकि इतने समय से आप जुड़े हुए हैं वहां से। परिस्थिति क्या? महिलाओं की, युवाओं की जिस तरह की परिस्थितियां आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें तंग करती है। हुँ, हुँ। देखिए मैम अ, महिलाओं की परिस्थिति तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये है कि भई बच्चियों को गुजरात में बेचान हो जाता, उसकी मजबूरी होती परिवार की, क्योंकि गरीब परिवार हैं और इस प्रकार से कुछ गिरोह खड़े हो गए जो बच्चियों को ले जाकर के बेच देते हैं। और यहाँ तक भी विषय है कि ट्राइबल एरिया में अपने छोटे बच्चे जाकर के गिरवे रख देते हैं, ये विषय भी आया। ये केवल और केवल बेरोज़गारी की वजह से ये हो रहा मैम और बेरोज़गारी नहीं होगी तो कोई भी परिवार अपनी बच्चियों को इस तरह से जाते देखना नहीं चाहता है, तो बेरोज़गारी खत्म होगी और तो ये सारी चीज़ें ठीक होगी। युवाओं का जहाँ तक सवाल आपने कहा, आज युवा बेरोज़गार है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार नहीं मिला तो वो करेगा क्या? युवा तो अपराध में भी जाएगा वो, भूखा किम नहीं करोति पापम। पेट पापी है, पेट के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो अपराध की में जाएगी, नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं-कहीं राजस्थान मजबूरी है तो आदमी सरकार को में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितने सारे प्रयास एम्प्लॉयमेंट के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो किए हैं, उनसे कुछ फायदा वहां की जनता को, वहां के लोगों को हुआ? मैम राजस्थान की सरकार ने केवल ये लोक लुभावनी बातें की है, ज़मीन पे आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने जितनी परीक्षाएँ कराई, सारी की सारी परीक्षाएँ रद्द हुई और पेपर आउट कराने वाले लोग कौन थे? उन्हीं के लोग थे। और हमने सवाल खड़ा किया कि भई आपने 18-18, 19-19 बार पेपर आउट हुए, पेपर किस वजह से आउट होते हैं? क्योंकि आप परीक्षा करते हो, बच्चा कोचिंग करता है। उसको 2 तरह की मार होती है। वो कोचिंग करता है कि परिवार का मुखिया कहता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, कम से कम परिवार का ठीक हो जाएगा, इसलिए वो कोचिंग कराता है। अपने खेत भी रहता है, कहीं उधारी लेता है और जब एग्ज़ाम दे कर के वापस बाहर निकलता है, तब
पेपर आउट हो गया, उनका मन रोता है, रोता-रोता घर वापस आता मैं। और हमने जब सवाल खड़ा किया कि भाई ये पेपर आउट हुए, जयपुर में इनके स्ट्रिंग रूम से पेपर निकले और उनकी चाबी 2 जनों के पास में थी और कहीं से तो हुई नहीं थी। फिर हमने कहा कि आप कार्रवाई करो। फिर उन्होंने कहा एसओजी से कार्रवाई करें। हमने कहा एसओजी किसी मंत्री पे हाथ डालेगी क्या? उस पे कार्रवाई नहीं कर सकती। आप सीबीआई से जाँच कराएँ। उन्होंने सीबीआई से जाँच नहीं कराई। तो इस प्रकार के ये है जिससे युवा बहुत दुखी है और वो एक तरह से ठगा-सा महसूस करता है क्योंकि इस मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जो वादा किया पूरा नहीं किया है और बातें की है और हमको परेशान किया है। तो वो इस दिन की इंतज़ार कर रहा है कि किस दिन चुनाव हो और उसको कम से कम ठीक कर दें। पुष्कर कुमार हैं, उनका कहना है संकोच भाव से सेवा करने वाले विधायक को कोटि-कोटि प्रणाम। आपके प्रेमी हैं कोई जो आपको प्रणाम नमस्कार भेज रहे हैं। लेकिन सवाल ये है बाबूलाल जी कि जिस तरह से आपने कहा कि आपके इलाके से बच्चियां गुजरात में बेची जा रही हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे बेच रहे हैं, माँ-बाप गरीबी से पार पाने के लिए। तो जनप्रतिनिधि के रूप में एक सरकार काम करती है और एक जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर अपने स्तर पर भी प्रयास करता है। आपके इलाके की जनता को इस परेशानी से, गरीबी से और ये जो बच्चियों को बेचने का जो सिलसिला है, ये रोकने के लिए आप क्या सोचते हैं? आपका मन विचलित नहीं होता जब आप ऐसी घटनाएं देखते हैं? बिल्कुल मेरा मन दुखी होता है और मैंने कई बार सरकारों को सुझाव दिया है कि यहाँ पर कच्चा माल बहुत है। यहाँ पे बाँस खूब होता है। बाँस के काफ़ी जैसे कुछ खिलौने बन सकते हैं, तुल्लियाँ बन सकती हैं और कई चीज़ें बन सकती हैं। तो उसका उद्योग यहाँ लगे तो यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ तेंदू का पत्ता होता है मैम। तेंदू का पत्ता संग्रहण होकर के बाहर जाता है, ठेकेदारी बाहर का आता है। बीड़ी बनाने लोग यहाँ लगे तो यहाँ के लोगों को कम से कम रोज़गार मिलेगा मैम। और आज जिस प्रकार से रोज़गार की समस्या है, यहाँ पे कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ शहद होता है, गोंद होता है, सारी चीज़ें होती हैं। वन धन योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गाँवों में जो लोग रहते हैं, वन धन योजना के अंतर्गत वो सारा संग्रहण करें, वो इकट्ठा करके उनको मार्केट उपलब्ध कराएँगे, तो कम से कम उनका परिवार उठेगा। इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। सरकारों को ये करना चाहिए कि यहाँ जो उपज है, वन क्षेत्र की है, चाहे किसी प्रकार की, यहाँ को लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए इस प्रकार से एक समूह बना करके उनको ही अपना ये धंधा देकर धंधा का डेवलपमेंट करने का अगर कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से होगा। ये केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार ने किसानों का एक समूह बनाया बहुत बड़ा और समूह बना के कहा कि भई आप समूह बना के कुछ भी कर सकते हो, उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। लेकिन वो भी अभी पूर्ण रूप से स्टेट गवर्नमेंट रुचि न लेने की वजह से विकसित नहीं हुई, जिसके कारण से किसान भी अभी ये काम नहीं कर पाया। बाबूलाल जी कुछ काम आप खुद भी करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को साथ लेके भामाशाहों को साथ लेके आपने कोई ऐसा प्रयास किया जिसमें आसपास के जिलों के आसपास के इलाके के उदयपुर के भामाशाह यहाँ पर आकर जिस तरह से आप जो व्यापार की पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं उनमें कोई रास्ता निकाले? आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। मैंने कहा बाबूलाल जी कुछ भामाशाहों से संपर्क करने की कोशिश आपने की ताकि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसका सही उपयोग हो सके, यहाँ कुछ उद्योग लगाए जा सके। मैम हमारे समय में हेलो, बोलिए हमारे समय बोलिए। में यहाँ पर उड़द, तुअर काफ़ी मात्रा में होता है। यहाँ पर तुअर, उड़द पर्याप्त मात्रा में होता है और उनकी यहाँ पे कोडा में स्थान तय किया, वो सफल नहीं हुआ। एक फ्लासिया में हमारा एक सफल हुआ, जिसकी दाल निकल करके दिल्ली और अन्य शहरों में कोडा के नाम से दाल बिकती है। इस प्रकार से उद्योग लगने चाहिए। जिस तरह से आपने कहा भामाशाह, तो भामाशाह तो वहाँ आएँगे, वो लेकर जाए रॉ मटेरियल ले जाएँगे, लेकिन यहाँ के व्यक्ति को खड़ा करना है, तो यहाँ के व्यक्ति को आप सब्सिडी दे करके, बजट दे करके उसको डेवलप करने के लिए उसको खड़ा करोगे, तो वो फिर मार्केट में जाके बेचेगा, तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। जी, कुछ हमारे दर्शक आपकी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। बापू बापू आईडी है एक और उसमें कहना है इस बार युवा नेता हिम्मत तावड़
कोटड़ा ने विनाश के नाम पे मजाक किया है भाई साहब ने, कोटड़ा में विकास के नाम पे मजाक किया है भाई साहब ने, आपके लिए बोल रहे हैं। रमेश कुमार हैं, वो बोल रहे हैं इस बार हेमंत जी, और श्रवण पारगी हैं, वो भी कह रहे हैं इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो आपका विरोध आपके विधानसभा क्षेत्र में जो युवा चेहरे के नाम पर विरोध हो सकता है क्या बाबूलाल जी? आपको महसूस हो रहा है ऐसा? मेरे को कोई महसूस नहीं हो रहा बहन, मेरे को कोई महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन पार्टी जिसको ठीक समझे उनको लाए, कोई तकलीफ नहीं हमें। और जी, पार्टी ये तो लाए तो आपने कहा केवल कम बिल्कुल। से कम भाई, ऐसा है कि एक व्यक्ति कहने से तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, 2 व्यक्ति कहने से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। यहाँ तो 290 वोटर हैं और 290 वोटर मिलकर के इसको तय करेंगे। मेरा समर्थक है मेरी बात करेगा, उनका समर्थक उनकी बात करेगा। तो ये मैम चलता है, राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, ठीक व्यक्ति आना चाहिए, जनता की भलाई करने वाला व्यक्ति आना चाहिए। और मुझे 3 बार जनता देख चुकी है, ऐसा जनता की कोई न तो नाराजगी है, न जनता की ऐसी कोई वो मेरे प्रति कोई वैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल खराड़ी जी, लगातार आप इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए अब हम आपसे अनुमति लेते हैं और हमारे न्यूज 24 के इस प्लेटफॉर्म पर हम विधायकों से आपको जो मिलवाने का सिलसिला है वो लगातार बनाए रखेंगे। आज फिर मिलेंगे आपसे किसी एक और नए विधायक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।